हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं अपने चैनल पर फिर से वेलकम करता हूं। इसके प्रीवियस वीडियो में 8B एक्सरसाइज चल रही थी। उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर 12 तक हो चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 13 से जहां तक हो पाएंगे वहां तक करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से, एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 7। मतलब कि पहली बात तो कोई एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर आप सभी जानते होंगे कि P अपॉन Q के फॉर्म में होता है। मतलब कि एक तरफ साइड में लिख लीजिए P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, जहां पर जो Q होता है Q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि रेशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में होता है जिसमें कि जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 को इक्वल नहीं होता। तो इस तरह के फॉर्म में हमको नंबर सपोज करनी पड़ेगी। तो सपोज करना पड़ेगा मतलब कि उसमें फ्रैक्शन लगा ही रहेगा, अपॉन लगा ही रहेगा। फिर उसके बाद डायरेक्ट क्या सपोज करना है, डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 7 बड़ा है। तो डिनोमिनेटर बड़ा है तो न्यूमरेटर अगर P होगा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, P प्लस 7 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है। और अगर आप P अपॉन Q के फॉर्म में रेशनल नंबर मानते हैं तो क्या हो जाएगा कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर बड़ा है मतलब Q इज इक्वल टू P प्लस 7। तो मैंने दोनों केस बता दिया। या तो आप चाहें तो एक वेरिएबल मान के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, या तो दो वेरिएबल मान के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप यहां पर दो वेरिएबल मानेंगे तो फिर इसमें क्या आ जाएगा कि आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी और जो दूसरी इक्वेशन बनेगी उसमें Q की वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो मुझको लगता है ये ज्यादा इजी रहेगा, तो आप इसे समझिए। फिर इसके बाद कह रहा है कि इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, अगर न्यूमरेटर को 17 बढ़ा दिया जाए, एंड द डिनोमिनेटर डिक्रीज्ड बाय 6, और डिनोमिनेटर को 6 घटा दिया जाए, तो जो नई नंबर बनती है वो 2 हो जाती है। मतलब इक्वल में क्या हो जाएगा, 2, और ये पूरे के अपॉन में रहेगा। अब बताया था कि अगर एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन से ही काम चल जाएगा। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या बनेगा, P प्लस 17 अपॉन P प्लस 1 इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहां पर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, P प्लस 17 इज इक्वल टू 2P प्लस 2। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 15। P 15 आ गया, लेकिन हमने फ्रैक्शन क्या मानी थी, आपने स्टार्टिंग में लिखी होगी ना, P अपॉन P प्लस 7। तो P की जगह क्या आ जाएगा, 15 अपॉन P प्लस 7 की जगह 22। तो 15 अपॉन 22 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है इन ए फ्रैक्शन ट्वाइस द न्यूमरेटर इज। अब यहां पर इस फ्रैक्शन में आपको इस क्वेश्चन के लिए दो वेरिएबल मान लीजिए। पहली बात, फ्रैक्शन मानना है तो आपको मानना हो तो x अपॉन वाई मान सकते हैं। रेशनल नंबर मोस्टली P अपॉन Q के फॉर्म में दिया रहता है, इस वजह से वहां पर P अपॉन Q मान लिया, नहीं तो आपको मन हो तो एक्स वाई भी मान सकते हैं। तो यहां पर एक्स वाई मान लिया तो ये ज्यादा आसान लग रहा है। तो इन ए फ्रैक्शन ट्वाइस द न्यूमरेटर, जो कह रहा है करते जाइए, ट्वाइस द न्यूमरेटर इज, फिर कह रहा है 2 मोर देन द डिनोमिनेटर, 2 मोर देन द डिनोमिनेटर। हो गया, ये पहला इक्वेशन बन गया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, इफ 3 इज एडेड टू न्यूमरेटर, इसको फिर से नीचे लिखेंगे, एंड 3 इज एडेड टू न्यूमरेटर। ठीक, मैंने उसी में लिख दिया, नीचे फिर दिखाई नहीं देता, तो यहां पर इसको आप अलग से लिखिएगा। 3 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड टू द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में भी 3 जोड़ना पड़ेगा। फिर क्या कह रहा है, द न्यू फ्रैक्शन इज 2 अपॉन 3, तो न्यू फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 2 अपॉन 3 हो जाएगी। अब आइए पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसको आप सब्स्टिट्यूशन रूल से भी कर सकते हैं या तो एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन रूल बड़ा पड़ जाता है, एलिमिनेशन छोटा रहता है, तो मैं आपको सब्स्टिट्यूशन से बता देता हूं क्योंकि वो यहां पर थोड़ा आसान पड़ रहा है। सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या किया जाता है कि किसी भी एक वेरिएबल को किसी भी साइड को रख लीजिए, बाकी सारी की सारी चीजें दूसरे साइड भेज दीजिए। तो यहां पर y की जगह रखना आसान है, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, ये प्लस का है उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। मतलब कि जहां जहां y लिखा है दूसरे इक्वेशन में, वहां वहां 2x माइनस 2 पुट कर दीजिए और फिर देखिए क्या आता है, तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो y की जगह 2x माइनस 2 पुट करना है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 3x
प्लस 3 इक्वल 2y प्लस 6। पहली बात तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, y की जगह 2x माइनस 2 रखना था, तो y की जगह रखना है तो बाकी को इधर भेज देंगे। तो 3x प्लस 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 और फिर 2x माइनस 2 हो जाएगा। y की जगह रख दिया, 6 को उधर ले गए। सॉल्व करते हैं तो 3x प्लस 3 इक्वल 4x माइनस 4। अब ये x उधर जाएगा, ये वाला इधर आएगा, तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। जैसी x की वैल्यू आई वैसे आपने क्या लिया हुआ था, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू 7 2 जा 14, तो 14 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 12। ये 2 नंबर आ गई। अब आपको फ्रैक्शन चाहिए था, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 7 अपॉन 12, इसका आंसर हो गया। आगे सब कुछ समझ में। तो यहां पर फिर आपको 2 वेरिएबल मानने से ये क्वेश्चन थोड़ा आसान पड़ रहा है। एक वेरिएबल मान के करते तो भी आ जाता, लेकिन उससे थोड़ा क्वेश्चन टफ हो जाता था। ठीक, तो यहां पर आप कोशिश किया करिए कि आप 2 जितने ज्यादा वेरिएबल हो सके मान सकते हैं, उसमें क्वेश्चन थोड़ा आपका आसान ही हो जाता है। फिर उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ के लिए L हो गया। फिगर इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बना देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एक्सीड में बताया था हमेशा आए तो माइनस कर दिया करिए, हालांकि इसका मतलब बढ़ना होता है, लेकिन आप माइनस करेंगे तो आपको कभी भी इससे के जो मीन्स है उसकी वजह से कभी भी इसकी इक्वेशन बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो जहां पर एक्सीड लिखा वहां पर आप माइनस लिख दीजिए। तो द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेथ कह रहा है तो b लिख दिया, बाई 7 मतलब इक्वल 7 हो गया। ये इसमें 2 वेरिएबल है तो तुरंत समझ जाइए कि कितनी इक्वेशन बनने वाली है, 2 इक्वेशन। इफ द लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 4 सेंटीमीटर, अगर लेंथ को 4 सेंटीमीटर घटा दिया जाए, एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 सेंटीमीटर, और ब्रेथ को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए। फिर कह रहा है द एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। और न्यू रेक्टेंगल का मतलब कि अब जो नई लंबाई और चौड़ाई मिली उनका एरिया, तो उनका एरिया क्या होगा, L मल्टीप्लाई ब्रेथ, मतलब कि यहां पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। ये न्यू रेक्टेंगल का एरिया हो गया। फिर क्या कह रहा है इसमें इक्वेशन बनाने के लिए, इज द सेम एज द एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल, ये ओरिजिनल रेक्टेंगल के एरिया के सेम है। ओरिजिनल रेक्टेंगल का एरिया LB ही तो रहा होगा, क्योंकि उसकी लेंथ और ब्रेथ में तो कोई चेंज आया नहीं है, तो इस वजह से इक्वल में लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई में, मतलब कि ये एरिया ऑफ इनिशियल, ये कह सकते एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल, और ये हो जाएगा एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल आफ्टर चेंजिंग इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो आप कुछ भी लैंग्वेज लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर इसके बाद इसको कुछ नहीं करना, यहां से सीधे सीधे सब्स्टिट्यूशन रूल, इसका भी थोड़ा आसान पड़ रहा है। अभी जो आपके क्वेश्चन इक्वेशन बन रही है वो सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन रूल से छोटे पड़ रहे हैं, उसमें कोई ज्यादा टफ नहीं है। लेकिन अगर आपने इलिमिनेशन अभी इनसे सीख लिया तो आपको क्लास 9th 10th में इलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन इतनी जल्दी सॉल्व होगी कि आपको लगेगा कि ये सब इक्वेशन क्यों बताई गई। तो यहां पर लेंथ माइनस ब्रेथ दिया, तो मैं ब्रेथ को उधर ले जा सकता हूं, तो क्या बन जाएगा, L इज इक्वल टू बी प्लस 7, L इज इक्वल टू बी प्लस 7 मैंने चेंज कर दिया, आपको पता है ना। बाकी आप अपना इस तरह से रफ में करते रहिएगा सही तरीके से। फिर यहां पर इसको मैं पहले मल्टीप्लाई करवा देता हूं, पहले इसको खोलना पड़ेगा ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा, LB प्लस 3L माइनस 4B माइनस 12 इज इक्वल टू LB हो जाएगा। ये LB कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मतलब कि क्या बचा, 3L इक्वल, मैंने दोनों को ट्रांसपोज कर दिया और वो यहां पर चला गया। फिर देखिए यहां पर लिखा है L इज इक्वल टू बी प्लस 7, L की जगह पुट कर दीजिए क्या, B प्लस 7 इज इक्वल टू 4B प्लस 12 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3B प्लस 21 इक्वल 4B प्लस 12, ट्रांसपोज कर दिया तो B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9। ठीक, 21 में 12 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 9 आ गया, मतलब ब्रेथ कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर, जो भी यूनिट दी रहेगी। और लेंथ के लिए क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू 9 में 7 जोड़ दिया तो 16 सेंटीमीटर। तो मतलब इसकी लेंथ 16 आ गई और ब्रेथ कितनी आ गई, 9। आगे सब कुछ समझ में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ज्यादा इजी है, इसकी सिंपल सी इक्वेशन बन रही है। कह रहा है द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल, द विड्थ मतलब कि ये क्या दी गई इसकी ब्रेड्थ, विड्थ आप डब्ल्यू या बी जिससे मानना चाहे मान सकते हैं। विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज मतलब इज इक्वल 2/3 ऑफ इट्स लेंथ। सारा का सारा रटा रटा इक्वेशन बन रहा है। फिर उसके बाद क्या करें, इफ द पेरीमीटर इज 180 मीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2l प्लस बी तो होता है, लेकिन नहीं याद है तो पेरीमीटर के लिए हमेशा बताया फॉर्मूला याद नहीं रखिए। क्या करिए, उसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ होती हैं मतलब जितनी साइड होती हैं उन सबको प्लस कर दीजिए। हमेशा साइड का जो सम होता है वही तो उस शेप के पेरीमीटर के इक्वल होता है। तो मैंने प्लस कर दिया और क्या मिल गया मुझको 180। ये मुझको अपने मन से नहीं मिला, बुक में दिया गया है। और 180 में क्या लिखा है, मीटर। हो गया। अब जहां जहां ब्रेड्थ है वहां वहां रख दीजिए 2/3l और उसके बाद l की वैल्यू निकल आएगी। फिर उसके बाद l की वैल्यू यहां रख दीजिए तो ब्रेड्थ की वैल्यू निकल आएगी और आपका क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो जाएगा। ठीक, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए कह दिया अल्टीट्यूड ऑफ इट्स ट्रायंगल, या ट्रायंगल का एक अल्टीट्यूड दिया। तो पहली बात अल्टीट्यूड का आपको मीन्स पता होना चाहिए। अल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, और हाइट की बात अगर ट्रायंगल में आ जाए, अभी तो यहां पर जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन कभी भी अगर जरूरत पड़े तो वहां पर फिर आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना चाहिए। ठीक, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तभी वहां पर हाइट आएगी। बिल्कुल स्ट्रेट बनाए तो यहां पर हाइट आई, ये क्या हो गई हाइट। इसको आप ए भी डिनोट कर सकते हैं जो एल्टीट्यूड बताएगा, लेकिन आप हाइट को हमेशा एच से डिनोट किया करिए, अल्टीट्यूड को एच से। और बेस का मतलब होता है आधार जिस पर वो फिगर बना होता है। तो ये बेस हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक, और ये क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगी इसकी। अब ये फिगर तैयार हो गया हमारा। अब इसके बाद इस फिगर से करना क्या है, कह रहे हैं एन अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। तो एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज का मतलब इक्वल बताया हमेशा 5/3 द लेंथ, 5/3 द लेंथ ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग बेस। यहां पर लेंथ कह दिया तो आप तुरंत एल नहीं रखेंगे, यहां पर एल का मतलब उसके बेस की लंबाई, मतलब कि वो उसका जो बेस है वो बी यूनिट लंबा है। फिर यहां पर क्या कह रहा है, अब ये पहली इक्वेशन तैयार होगी, ये भी सब्स्टिट्यूशन से लग जाएगा क्योंकि h की जगह b को h से सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। फिर क्या आएगा, इफ द एल्टीट्यूड बी इंक्रीज्ड बाय 4, अगर एल्टीट्यूड को 4 बढ़ा दिया जाए तो मैंने क्या कर दिया h + 4 कर दिया। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, एंड द बेस डिक्रीज्ड बाय 2, और बेस को 2 घटा दिया जाए, घटा दिया, क्या दिक्कत है। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल के एरिया की बात आ गई तो आपको इसका ट्रायंगल का एरिया पता होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसमें तुरंत हाफ यहां पर लगा देंगे, क्यों, क्योंकि ये इसका एरिया होगा, तभी हाफ बेस इंटू हाइट। और ये किस ट्रायंगल का एरिया होगा, बिल्कुल रेक्टेंगल वाला जैसे था ना, न्यू ट्रायंगल न्यू रेक्टेंगल, तो यहां पर ये न्यू ट्रायंगल। ठीक, फिर उसके बाद जो एरिया है रिमेन्स कांस्टेंट या सेम, क्या कर रिमेन्स द सेम, एरिया बदलता नहीं है। तो पहले एरिया कितना रहा होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, 1/2 बी इंटू एच। मल्टीप्लाई का साइन शो करने की जरूरत नहीं है, ये हाफ कट जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, यहां पर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, या तो 2 मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा तो कट जाएगा। फिर इसी तरह से इसको सॉल्व करके यहां पर जहां h है यहां पर h की जगह पुट कर देंगे, फिर यहां से बेस निकल आएगा, बेस जैसी निकले उसको आप यहां पर पुट करेंगे और आपकी हाइट तुरंत निकल आएगी। इतना आपका काम है। ठीक, मैंने मेन चीज बता दी क्वेश्चन बनाना, बाकी सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा और ना आए तो पूछ लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत ईजी है। इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशियो 4:5। ट्रायंगल के 2 एंगल 4:5 में है, तो ठीक है 4:5। मुझको लगता है एक एंगल 4x और दूसरा एंगल 5x हो जाएगा। रेशियो ब्रेक होते हैं तो एक वेरिएबल का हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है। इफ द सम ऑफ दीज एंगल्स, कह दिया सम तो मैंने कर दिया सम। फिर क्या कह रहा है, इज इक्वल टू कह दिया तो मैंने भी कर दिया। फिर कह रहा है कि टू द थर्ड एंगल कहां से आएगा, 180 माइनस 4x प्लस 5x।
ये मेन चीज थी इसकी, बस बाकी क्वेश्चन खत्म। अब ये चीज कहां से आई इसको समझिए, ये थर्ड एंगल इतना बड़ा कहां से आया इसको समझिएगा। ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एक एंगल 4x है, एक एंगल 5x है। तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? तो बचा हुआ एंगल निकालने के लिए मैंने मान लिया ये एक एंगल A है, तो इस A एंगल को हमको निकालना है। तो A एंगल जो निकलेगा वो वेरिएबल के फॉर्म में ही निकलेगा, तो निकलने दीजिए, जितना भी आएगा उसको यहां पर रख देंगे। तो यहां से निकला कैसे कि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये बहुत पढ़ चुके हैं, क्लास 6 में बताया था अच्छे से। तो A प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से A की वैल्यू निकालनी है, तो 180 माइनस 4x माइनस 5x। अब मैंने यहां पर ये माइनस साइन कॉमन लेके बाहर ब्रैकेट में ही तो केवल रख दिया है, तो आपको इस तरह का दिखने लगा। तो मतलब कि तीसरा एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? इस तरह से। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं इसको मैच करवा देता हूं। तो ये माइनस में है, पूरा पूरा उधर आएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहां पर ये 9x, ये भी 9x आएगा, तो क्या बन जाएगा? 18x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 10 हो गया। अभी तो x की वैल्यू आई, ये आंसर तो होगा नहीं। क्या कह रहे हैं? फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। कितने एंगल आएंगे? तीनों एंगल की वैल्यू निकाल लीजिए। एक है 4x मतलब 40, एक है 5x मतलब 50, और एक 180 माइनस 40 प्लस 50, क्योंकि ये 40 रखा, ये 50 रखा, तो ये 90 बन गया, और 180 में 90 माइनस किया, कितना आएगा? तो थर्ड एंगल कितना आ जाएगा? 90 डिग्री, और यही तीनों इसका आंसर हो जाएगा। आगे सबको समझ में? तो बस मुझको लगता है आज के लिए इतना काफी है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो अच्छा क्वेश्चन है, और वो 100% आपको आना चाहिए। तो ठीक है, फिर इन क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप जितना बताया है उतना अच्छे से कर लीजिएगा।